गया। तो जिंदगी में सफल कैसे होना है वो मैं जब करीबी से देखा तो एक चीज बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है कि सफल लोगों में और असफल लोगों में ऐसा क्या अंतर है कि कुछ लोग सफल हो जाते हैं और कुछ लोग असफल हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा अंतर मुझे दिखाई दिया तो सफल लोगों और सफल लोगों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सफल लोग वो काम करने की आदत को बना डालते हैं जो असफल लोग कभी करना नहीं चाहते हैं। मैं इस बात को फिर से बोल रहा हूँ कि सफल लोग वो काम करने की आदत को डाल देते हैं जो असफल लोग कभी करना नहीं चाहते हैं। और वैसा कौन सा काम है जो असफल लोग भी नहीं करना चाहते हैं और सफल लोग भी नहीं करना चाहते हैं फिर भी सफल लोग करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो असफल लोग भी सुबह में उठकर एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं तो साहब सफल लोग भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, ना ही सुबह उठना चाहते हैं, फिर भी सफल लोग करते हैं। अगर मैं दूसरी तरह बात करूं तो असफल लोग कभी भी अच्छी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं तो साहब सफल लोग भी अच्छी किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, फिर भी वो पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो असफल लोग कभी भी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं साहब तो सफल लोग भी कभी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वो करते हैं। तो सफल लोग वो काम करने की आदत को बना डालते हैं जो असफल लोग कभी करना नहीं चाहते। जहां तक की सफलता की बात है तो सफलता जो मिलती है वो लगातार मेहनत करने से मिलती है। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है 10 दिन 15 दिन बहुत मेहनत से पढ़ाई किया फिर पता चला एक हफ्ता अपने फ्रेंड के बर्थडे में चला गया, दूसरे हफ्ता अपने फ्रेंड के शादी में चला गया। तो जो 30 दिन का जो शेड्यूल होता है अगर आप 15 दिन पढ़ाई कर रहे हैं और 15 दिन उसको डिस्कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है तो इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बार बहुत पहले की बात है कि मोहम्मद रफी साहब का एक गाने का प्रोग्राम हो रहा था, एक सिंगिंग का प्रोग्राम हो रहा था। तो उस प्रोग्राम में एक उनका बहुत बड़ा फैन था। तो जैसे ही वो प्रोग्राम खत्म होता है तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो जो मोहम्मद रफी साहब का जो फैन था वो रफी साहब के पास जाता है और खुशी खुशी से बोलता है कि रफी साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं बचपन से आपका गाना सुनते आया हूँ, बचपन से आपका फोटो को रख कर मैं गाने का रियाज करता हूँ, मैं भी आपके जैसा बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। तो रफी साहब बड़ा फिल्म आवाज में बोले कि देखो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी अपने गायकी में दे दिया, तुम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मैं 1 महीने अपने गाने का रियाज नहीं करता हूँ, अगर मैं 1 महीने अपने गाने का रियाज नहीं करता हूँ तो मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे गाने की आवाज़ को फर्क बता देती है। अगर मैं 1 हफ्ता गाने का रियाज नहीं करता हूँ तो जो मेरा परिवार है वो गाने का मेरा आवाज़ का फर्क बता देता है, और अगर मैं 1 दिन खुद रियाज नहीं करता हूँ तो मैं अपनी आवाज़ को खुद में फर्क बता देता हूँ। तो ये सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट रोल है कि आप जो भी काम करें पूरे शिद्दत से करें और लगातार करें, काम में डूब जाए, चाहे आप एजुकेशन में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिजनेस में हो, जो भी काम करें उस काम में पूरी तरह डूब जाए। उसके अलावा आपको कुछ भी दुनियादारी नहीं दिखनी चाहिए। अगर काम में डूबने का मतलब मैं आपको बताऊं या समझाऊं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा नौशाद अली साहब का। नौशाद अली जो है वो इंडिया में बॉलीवुड में बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, बहुत बड़े कंपोजर थे। तो उनका जब मैं बायोग्राफी एक दिन मैं पढ़ रहा था, उनका जब मैं जीवनी पढ़ रहा था तो नौशाद अली साहब का जो ये 5 उंगलियां हैं, ये जो 5 उंगलियां के बीच में जो छेद है वो सारे उंगलियां उनकी जली हुई है। इसलिए जली हुई है कि उनको सिगार और सिगरेट पीने की आदत थी और म्यूजिक के बारे में वो सोचते रहते थे। तो होता क्या था कि जब भी वो म्यूजिक के बारे में सोचना शुरू करते थे तो एक सिगरेट और एक सिगार को जला लेते थे और म्यूजिक के बारे में वो सोचते रहते थे। और जो सिगरेट जलता रहता था वो सिगरेट जल के उनकी 5 उंगलियां के छेद को भेज देता था, जला देता था, लेकिन उनका ध्यान जहाँ लगा रहता था बहुत, वो कहीं भी उनका ध्यान हटता नहीं था। तो काम में डूबने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र में हो काम में एकदम डूब जाए। देखिए वो बोला हुआ कहावत है, या तो आप 3 साल आप मेहनत कर ले और आगे की 30 साल की जो लाइफ है वो मजे कर ले, या तो 3 साल आप मजे कर ले और बाकी की आगे का 30 साल जो है वो मेहनत कर ले। आप जब
आगे बढ़ेंगे, आप जब आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ाई करेंगे, तो सबसे पहले जो आपकी लड़ाई होगी वो आपके साथ परिवार रिश्तेदार से ही होगी। वो कभी भी नहीं चाहेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। अगर आज विकास वैभव सर अगर 20 साल पहले यूपीएससी का तैयारी किया होंगे तो कोई भी एक बंदा नहीं होगा कि इनको मोटिवेट किया होगा कि हाँ यूपीएससी का तैयारी करो, विकास तुम निकाल लोगे। सबने इनको डिमोटिवेट किया होगा। तो जब भी आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, सबसे पहली लड़ाई आपकी जो होगी वो अपने से होगी, फिर दूसरी लड़ाई जो आपकी होगी वो कुदरत से होगी, और तीसरी लड़ाई जो होगी वो आपकी दुनिया से होगी। तो जो भी काम करे, जितना भी लोग मोटिवेट करे, डिमोटिवेट करे, आपको अपने एम से, आपको अपने विजन से आपको हटना नहीं है। कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग आपको ऐसे डिमोटिवेट करेंगे, या तुम कर ये सब क्यों कर रहे हो, करके क्या करोगे, हम लोग तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। कोई सिकंदर भी आया था, खाली हाथ गया था और खाली हाथ गया था। बात खाली हाथ जाने का नहीं है। बात है कि खाली हाथ आने के पहले और खाली हाथ जाने के बाद हमने ऐसा किया क्या कि लोग हमें याद करते हैं। अयाज सिकंदर या सम्राट को या अशोक सम्राट को ही क्यों करते हैं, आपको या हमको, दिनेश, रमेश, महेश को याद क्यों नहीं करते। कुछ तो ऐसा किया होगा उन लोगों ने, अशोक सम्राट ने या सिकंदर ने, कि जाने के बाद भी आज उनको वो याद करते हैं। कुछ साल पहले की बात है, मैं बड़ौदा से बॉम्बे फ्लाई कर रहा था। बॉम्बे में मेरी एक मीटिंग थी, तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुआ तो हमारे बगल में जो थे अंकल आंटी थे, वो भी बड़ौदा से बॉम्बे जा रहे थे, फिर बॉम्बे से उनकी यूएसए की फ्लाइट थी। तो जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ होता है तो अंकल आंटी कुछ देर के बाद पूछते हैं कि बेटा तुम बड़ौदा से हो क्या। तो मैं बोला कि हाँ अंकल मैं बड़ौदा में रहता हूँ, ऐसे तो बेसिकली मैं बिहार से हूँ। तो अच्छा क्या करते हो। तो मैंने बोला कि अंकल मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक आईटी की कंपनी चलाता हूँ। तो अच्छा तो बॉम्बे जा रहे हो। तो हम कि हाँ मेरी कुछ मीटिंग है, ऑफिशियल मीटिंग है। तो अच्छा फिर बॉम्बे से वापस बड़ौदा आओगे क्या। हम कि नहीं अंकल मैं बॉम्बे से फिर पुणे जाऊँगा, पुणे में मेरी दूसरी मीटिंग है। फिर अंकल पूछते हैं अच्छा कि पुणे से फिर बड़ौदा आओगे क्या। हम कि नहीं अंकल मैं पुणे से फिर बेंगलोर जाऊँगा, बड़ौदा नहीं। तो अच्छा फिर बेंगलोर से तुम बड़ौदा आओगे क्या। तो मैंने बोला नहीं बेंगलोर से फिर वापस मैं दिल्ली आऊँगा, मेरी दिल्ली में मीटिंग है। तो अंकल बोलते हैं कि अरे बेटा अभी तो तुम्हारी एज क्या है, जब भगवान तुमको इतना पैसा शोहरत दिए हैं तो आप आराम करो, इतना मेहनत करने का क्या मतलब है। हम लोग क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। आपकी बात तो सही है अंकल कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तो फिर मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आप क्या करते हैं। तो अंकल बोले कि नहीं मेरा तो आनंद घर है और मैं यूएसए में एक डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता हूँ और वहाँ पे सेटल हो गया हूँ। मैं आनंद जो है वो कभी कभार आता हूँ क्योंकि मेरे रिश्तेदार हैं और सब लोग हैं। कुछ जमीनें हैं उसको मैं पट्टे पे दे रखा हूँ, जिसको हम लोग यहाँ पे बटलिया बोलते हैं। तो हमके कितने जमीन है अंकल। तो बोले कि ज्यादा तो नहीं है बेटा, जो भी है 10-12 बीघा है। तो हमके 10-12 बीघा जमीन है तो आप मेरे नाम पे क्यों नहीं कर देते, क्योंकि आप भी तो खाली हाथ आए। अगर बोलते हैं कि नहीं देखो तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी अच्छे काम कर लो, दुनिया तुम्हें याद नहीं करेगी। और जाने तो अगर तुमको भगवान के पास जाना है तो तुमको भगवान का ध्यान और भक्ति करना होगा। भगवान के पास जाने का एक ही रास्ता है, भक्ति और ध्यान का। आपकी बात तो सही है अंकल, भगवान के पास जाने का एक रास्ता जो ज्ञान का, और मैं कर्म को ही अपना धर्म मानता हूँ और ज्ञान को ही अपना ध्यान मानता हूँ। और मैं दूसरे रास्ते पे चलने वाला इंसान हूँ, मैं दूसरे पथ पे चलने वाला इंसान हूँ। तो बात है कि आप जो भी काम करें, आपको कितना भी लोग डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको वो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने लाइफ में बढ़ना है। अगर आपको जिंदगी मिली है तो आपको पता है कि कितना हजारों लाखों जन्म लेने के बाद एक इंसान के रूप में हम पैदा होते हैं। तो अगर जाने के पहले, मरने के पहले अगर हम सोचते हैं या आप लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा महान काम करके जाए, तो आपको एक काम करना होगा, या तो पढ़ने के लायक कुछ लिख डालो, या पढ़ने के लायक कुछ लिख डालो, या तो लिखने के लायक कुछ कर डालो। या तो पढ़ने के लायक कुछ लिख डालो, या तो लिखने के लायक कुछ कर डालो। और जिंदगी में वही इंसान सफल हो पाता है। बृहद रूप में बताएं। धन्यवाद अनुभूति जी, जिनके द्वारा खगड़िया में वंचित बच्चों के लिए गार्गी पाठशाला का संचालन स्टेशन के पास किया जाता है। मंच पर उपस्थित गुजरात वडोदरा से आए निशिकांत सिन्हा जी, जो हमारे लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हुए हैं, और सभी के लिए
प्रेरणा है कि किस प्रकार से बिहार का एक बेटा एक बड़ा उद्योगपति बन सकता है और दूसरों को प्रेरित करने के उद्देश्य से, समाज में योगदान देने के उद्देश्य से उससे भी और बड़ी यात्रा पर निकल पड़ता है। नवादा के रहने वाले आज हमारे बीच में हैं और खगड़िया के संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित लेट्स इंस्पायर बिहार खगड़िया के मुख्य समन्वयक नयन जी, उपस्थित समन्वयक हेमंत कुशवाहा जी, निर्मल देव जी, प्रशांत जी, गार्गी अध्याय की समन्वयक रानी जी, शिल्पी जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण और प्रिय खगड़िया वासियों, खगड़िया अनेक अवसरों पर आता रहा हूं और बेगूसराय और खगड़िया का संबंध तो घर आंगन जैसा है। जब भी कोई कार्यक्रम बेगूसराय में होता है तो खगड़िया भी साथ में कहीं न कहीं आना होता ही है। और इसी नाते जब पिछले दिसंबर के 10 तारीख को जीडी कॉलेज में हम लोगों ने नमस्ते बिहार बृहद जनसंवाद, पहला ऐसा कार्यक्रम जो मुक्ताकाश में आयोजित किया था, तो खगड़िया के भी सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग आए थे। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, हृदय से खगड़िया का अभिनंदन करता हूं। जिस मिशन को लेकर हम लोग आज चल रहे हैं, बिहार में एक एक व्यक्ति को जोड़ते जा रहे हैं, इसका प्रारंभ वर्ष 2021 के 22 मार्च को हम लोगों ने किया था। एक आह्वान के साथ कि लोग जुड़ें और कुछ अंशदान दें ताकि अपने जीवन काल में एक ऐसे बिहार को हम लोग निर्मित करें जो उत्कृष्ट हो, जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य रखा गया 2047 कि 2047 जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाएं, तब तक ऐसा बिहार निश्चित हम निर्मित कर लें। यदि छोटे से रोजगार के लिए अपने गांव को छोड़कर, अपने जिले को छोड़कर सुदूर जाना पड़े तो अच्छा लगता है क्या? कोई व्यक्ति स्वेच्छा से घर परिवार को छोड़ के जाना चाहता है क्या? यदि ऊंची शिक्षा अपने जिले में मिले, उत्कृष्ट शिक्षा मिले, वैसा रोजगार मिले, कोई बिहार छोड़ के जाना चाहेगा क्या? कोई मन से चाहेगा क्या? उस बिहार जिस क्षेत्र में हम लोग आज यहाँ पर हैं, अब सोचिए आज से 1000 साल पहले बगल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य को बुलाने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था और एक एक व्यक्ति ने अपने घर से जो भी स्वर्ण उसके पास था उसको राजा को दिया ताकि एक मंडली विक्रमशिला जाए और इतना राशि प्रस्तुत करे कि विक्रमशिला के आचार्य मान जाए तिब्बत जाने के लिए। अब सोचिए उस समय न आज के जैसे रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, लेकिन इसी क्षेत्र में कभी हिमालय से पार करते हुए एक मंडली आई होगी 1000 साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है। और क्यों आई थी? केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। लेकिन जैसा उस समय रहा, मौसम, तिब्बत का मौसम बड़ा ठंडा होता है और हमारे यहाँ मौसम अलग होता है, तो आचार्य लोगों को लगा कि इस मौसम से लोग वहां जाएंगे तो यहाँ तो विश्व भर से लोग पढ़ने आते हैं, अगर तिब्बत चले गए तो हमारी आयु कम हो जाएगी, तो उन्होंने मना कर दिया। अब जब इस सूचना को लेकर मंडली पूरे जो स्वर्ण लेकर आई थी तिब्बत लौटी, तो उस समय के नरेश लाल लामा बड़े निराश हुए। उनको लगा कि शायद राशि कम पड़ गई, इसीलिए विक्रमशिला के आचार्यों ने मना किया। अब तिब्बत के लोगों से जो लेना था ले चुके थे, और क्या करें? और सोना लाने के लिए खदानों की तलाश करने लगे और पता नहीं चला उन्हें कब नेपाल की सीमा में चले गए। नेपाल के शासकों ने बंदी बनाया और शर्त रखी कि तिब्बत नरेश को तभी रिहा करेंगे जब तिब्बत वासियों ने जो स्वर्ण दिया है उसको आप नेपाल को सुपुर्द कर देंगे। तिब्बत नरेश के पुत्र आए और उन्होंने पिता से पूछा कि क्या जो स्वर्ण है हम नेपाल को दे दें, और तब तिब्बत नरेश ने कहा नहीं,
जिस स्वर्ण को ज्ञान के लिए पूरे तिब्बत वासियों ने दिया है उसको व्यर्थ मत करो। पूरे तिब्बत के लोगों की आशाएं जुड़ी हैं और इसी कारण से सबने दिया है। और मेरी आयु तो कुछ ही वर्ष शेष होंगे। जाओ और पुनः विक्रमशिला में बताओ कि आपके मना करने के कारण हमारे नरेश की कैसी दुर्दशा हुई। और तब जाकर दोबारा मंडली आई, तब भी आचार्यों को तैयार होने में 3 साल लगे। कहानी इसलिए बता रहा हूं कि हम उसी क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में कभी विक्रमशिला स्थापित थी। और इतने दूर तिब्बत से लोग आते थे एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। उस बिहार में जहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना से पहले नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी, क्या आज कोई ऐसा संस्थान है जिसमें लोग विदेशों से आते हो, विदेश के लोग स्वर्ण इकट्ठा करके देते हो? क्या वो लोग हमसे अलग थे? इसी बिहार से कभी जब रोड नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी आज के जैसी, सूचना के तंत्र नहीं थे, उस साम्राज्य का निर्माण हुआ जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, पूर्वोत्तर के भी पार तक थी। इस बिहार से ऐसा निर्माण तब संभव हुआ जब संसाधन आज के जैसे नहीं थे। आज संसाधन है तो भी क्या ऐसे भारत की सीमा का निर्माण हम कर पाएंगे? आसान है क्या? लेकिन सोचिए तब कैसे कर रहे थे। तब यदि जब संसाधन नहीं थे, तब यदि हम ऐसा कर रहे थे। आज जब संसाधन है तो क्या कारण है कि बिहार का व्यक्ति बाहर छोटे से रोजगार के लिए जाए? बगल में भागलपुर में चंपा है। चंपा को आज से 1800 वर्ष पहले वियतनाम वासियों ने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। और दूसरी शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। आप भी गूगल पर टाइप कर सकते हैं, चंपा टाइप करेंगे तो जिस चंपा के अवशेष आज पड़े हुए हैं भागलपुर के नाथनगर में, जिसको बौद्ध ग्रंथ विश्व का पहला नगर कहते हैं, उसके उदाहरण आपको गूगल पर कम मिलेंगे। उस चंपा के मिलेंगे जिसने प्रेरणा यहीं से ग्रहण की थी। हम लोग अलग लोग थे, सृजन करने वाले लोग थे। और तब यदि इतिहास में कर सकते थे, तभी तो भारत के इतिहास में जब पढ़ते हैं तो हम गर्व करते हैं आचार्य चाणक्य पर, सम्राट चंद्रगुप्त पर, सम्राट अशोक पर, और कहते हैं कि हम उस बिहार के रहने वाले हैं जहां कभी नालंदा स्थापित थे। और यदि गर्व करते हैं तो आज क्या कमी आ गई? इसी को लेकर लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में हम लोग लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तब यदि बिहार अग्रणी था तो कारण दृष्टि थी। और मैं जो बात लेकर चल रहा हूं बिहार के अलग अलग जिलों में, शनिवार रविवार हर अवकाश के दिन घूमता हूं, कोई अपनी दृष्टि लेकर नहीं चल रहा हूं, मेरी कोई अलग दृष्टि नहीं है। अपने ही पूर्वजों की दृष्टि थी जिसके कारण हम कभी अग्रणी हुए, उसी को लेकर एक एक व्यक्ति को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। और जगते जगते आज 1 लाख लोग पूरे बिहार में इस अभियान के साथ जुड़ चुके हैं। कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। राजनीतिक अभियान होते हैं चुनाव जीतने के लिए। सभी लोग अवगत हैं, कुछ समय पहले अभी लोकसभा चुनाव भी हुआ, फिर विधानसभा चुनाव भी होगा। अनेक राजनीतिक दल वोट मांगने आते हैं, अनेक नए राजनीतिक दल भी उभर रहे हैं। उनकी भी इच्छा है कि हम सत्ता में आए, सत्ता परिवर्तित करें, और कहते हैं कि सत्ता बदलने से बिहार बदल जाएगा। लेकिन बिहार कैसे बदलेगा? 14 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें 9 करोड़ लगभग युवा हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। अब सोचिए अगर 30 वर्ष से कम युवा 9 करोड़ है और इनको हमें ऐसा बिहार देना है जिसको 2 दशकों में किसी को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। इतने 9 करोड़ रोजगार का सृजन कैसे होगा? आसान नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बन जाए, सारी वैकेंसीज भर दे, सभी को सरकारी नौकरी देने की चेष्टा भी करेगी, तो भी शायद जनसंख्या का 1% या कुछ अधिक लोगों को ही सरकारी नौकरी दे सकते हैं। लेकिन यदि हम भ्रम में कहते हैं कि नौकरी हम देंगे और बिहार बदलेगा, तो और हम भ्रमित हो जाएं तो बिहार बदलेगा क्या? बिहार बदलने के हर युवा की दृष्टि बदलनी होगी। बिहार कैसे बदलेगा? एक साधारण रथ जिसमें 4 पशु मिलकर खींचते हो और चारों पशुओं में समन्वय नहीं हो, एक पशु रथ को बाएं ले जाना चाहे, एक दाहिने ले जाना चाहे, कोई आगे ले जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? और बिहार में यदि हम लड़ते रहें जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर, तो जब एक रथ नहीं चल सकता तो बिहार आगे कैसे बढ़ेगा? प्राचीन काल में हमारी दृष्टि क्या थी? प्राचीन काल में बिहार में जातियां थी, व्यवस्था भी जाति की थी। लेकिन अगर ऐसा जातिवाद रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय होता क्या? हमारी सोच अलग थी, तभी तो सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति भी शासक बन सके चूंकि योग्य थे।
सोच अलग थी, तभी तो आचार्य चाणक्य भी जब चले, उन्होंने युवा चंद्रगुप्त की योग्यता देखी, उन्हें लगा कि इसमें भावी सम्राट भारत का विद्यमान है, और लेकर जब तक्षशिला के पार गए तो इतिहास बदल गया। अलग दृष्टि का आधार क्या था? यदि हम पीछे जाएंगे तो पाएंगे बहुत अपवाद बिहार ने प्रस्तुत किए। हमने वैशाली को तब स्थापित किया जब पूरे विश्व में इस प्रकार की कल्पना नहीं थी कि गणतंत्र हो सकता है, कोई व्यक्ति शासक तब भी हो सकता है जब उसके पिता शासक नहीं। वेदांत की धरती, वेदांत की धरती की सोच क्या है? अलग अलग स्थानों पर लोग अलग अलग प्रकार से सोचते थे, लेकिन बिहार की सोच थी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब जो पूर्ण है पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है और पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। जैसे सोने को काटते हैं तो उसका छोटा जो कण होगा उसमें गुण क्या होते हैं? सोने के ही होंगे। सोने को काटेंगे लोहा तो नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से यदि हम लोग किसी धर्म को मानते हो और कहते हैं कि सब में ईश्वर का अंश है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि हर व्यक्ति जो भी आज सृष्टि है उसका निर्माण ईश्वर ने किया, सर्वशक्तिमान ने किया। और यदि कहते हैं और मानते हैं कि सबको, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी धर्म को मानते हैं, सब मानते हैं कि सबका क्रिएटर एक ही है, और यदि एक अंश हमें उनका आता है, वो अंश के गुण क्या हो, उसकी क्षमता क्या हो? इस रूप में जब हमारे ऋषियों ने सोचा तो उन्होंने कहा जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ईश्वर की क्षमता तो असीम है, उसको हम किसी किलोग्राम में किलोमीटर में नहीं बांध सकते। और जिस असीम क्षमता का एक अंश आप में आ गया, उस अंश की क्षमता क्या होगी? असीम को कितना भी विभाजित करेंगे, छोटा सा एक अंश जिसमें ईश्वर का अंश हो, निश्चित उसकी क्षमता असीम होगी। इसी दृष्टि के साथ जब बिहार के पूर्वजों ने सोचा तो उन्होंने कहा तब तुम असी, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। और जिस संस्कृति में जिस व्यक्ति में इस प्रकार की सोच आ जाए कि मुझमें भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, इनमें भी ईश्वर का अंश है, वो भला कहाँ जाति और संप्रदाय में बटेगा? उसमें तो हर जगह एक ही चीज दिखेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और यही कारण है बिहार की सोच जब हम देखते हैं तो महिला में सामर्थ्य पाते हैं। जब पूरे भारत के विद्वान एकत्रित हुए तो गार्गी विदुषी में सामर्थ्य था कि सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दे सके। उस काल में हम कर रहे थे, और जब उस काल में कर रहे थे तो आज क्यों नहीं कर सकते? उन्हीं पूर्वजों के तो वंशज हैं, क्या कहीं और से आए थे? जब हमारे पूर्वज तब कर पा रहे थे जब संसाधन नहीं थे, तो आज यदि थोड़ी सी हम सोच बदल लें, थोड़ी सी दृष्टि बदल लें, जो समाज में संघर्ष आपस में चल रहा है, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? यदि हम आपस में संघर्ष करते रहे, कोई व्यक्ति पिछड़ा रह गया, कोई व्यक्ति वंचित रह गया, शिक्षा की ज्योति वहां तक नहीं पहुंचती है, तो सामूहिक रूप में बिहार आगे बढ़ेगा। अगर हम चाहते हैं हर व्यक्ति को हम रोजगार दे सकें, तो हर व्यक्ति को हम स्किल्ड नहीं बनाते हैं तो हम कहाँ रोजगार दे पाएंगे? सरकारी नौकरी तो 1% लोगों को मिलेगी, बाकी लोगों के लिए उनको ट्रेनिंग देनी होगी, उनको मार्गदर्शन देना, उनको प्रेरित करना होगा हम कैसे स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ सकें। और लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग यही कर रहे हैं। आज निशिकांत सिन्हा जी गुजरात से आए हैं, हम लोग प्रयास करें बिहार के जितने सफल उद्यमी हैं जो बिहार में हैं, बिहार के बाहर हैं, सभी लोग जुड़े, क्योंकि इनकी प्रेरणा अद्भुत, बिल्कुल साधारण परिवेश से उठकर इन्होंने आज स्वयं को स्थापित किया है। और बिहार के हर युवा के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि यदि जब तक हम इस प्रकार से आगे खुद परिश्रम करके नहीं बढ़ते, हम सोचते हैं कोई आएगा और अचानक चीजें बदलेंगी, तो बिहार नहीं बदलेगी। और लेट्स इंस्पायर बिहार में हम लोग क्या कर रहे हैं? सामाजिक अभियान जिसमें अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। अगर अच्छे लोग जुड़ेंगे नहीं तो हम तो सोचते रहेंगे भाई ये खराब चल रहा है, बदलेगा कौन? एक एक व्यक्ति के अंदर इच्छा है बिहार बदले। बिहार को बदलते देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? लेकिन अगर बिहार बदलने के लिए सोचते रहेंगे कि बिहार बदलेगा, तो अपने आप बदल जाएगा क्या? अगर राजनीति इस आधार पर होती रही कि हम केवल जब पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो इस आधार पर लोगों को टिकट दें, इस जाति का समीकरण क्या है, और जब लोगों की वोट देने की बारी आए वह भी देखें कि इस जाति के, इस संप्रदाय के हमारे हैं कि नहीं, योग्य है या नहीं, तात्पर्य नहीं। लेकिन यदि ऐसा सोचकर हम वोट भी देते हैं और ऐसे लोगों को चुनते हैं तो ऐसे लोगों की दृष्टि क्या होगी?
क्या बिहार के हित में होगी, या केवल अपना स्वार्थ देखेंगे, केवल यही करेंगे? तो राजनीति प्रयास जो होता है, उसका प्रयास होता है, उसका लक्ष्य होता है चुनाव जीतना। किसी प्रकार से, किसी समीकरण से, येन केन प्रकार लक्ष्य एक है चुनाव जीतना। लेकिन हमारा एक बिहारवासी के होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते क्या लक्ष्य होना चाहिए कि बिहार कैसे बदले, बिहार कैसे पुनः उस गरिमा को प्राप्त करे। मैं क्लास 9th में था, भोपाल गया, पिताजी का तबादला बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी से भोपाल हुआ। बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया। बड़ी पीड़ा हुई थी कि जो बिहार कभी वहां से सम्राट अशोक को गवर्नर बना के विदिशा भेजा गया हो, उस क्षेत्र के लोग आज बिहार पे हंसते हैं। और तभी मन में बाल्यकाल में संकल्प जगा, यदि अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः उसी सम्मान का प्रतीक बना सकूं जिसके लिए प्राचीन काल से वो जाना जाता था, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। तब से ही कहीं न कहीं इस ध्येय के साथ लगा हूं। सेवा में रहा हूं, पुलिस अधीक्षक रहा, बघा रहा, रोहतास रहा, जहां पर चीजें असंभव लोग मानते थे, क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकती। लेकिन एक नई दृष्टि के साथ लोगों को जोड़ के बघा में गए थे तो अंग्रेजों ने लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम। पत्रकार कहते थे मिनी चंबल। अपहरण होते थे 50-100 प्रति वर्ष, जो रजिस्टर होते थे, बाकी रजिस्टर्ड नहीं होते थे। पटना सिटी एसपी था, उससे पहले तो फोन कॉल आता था, रैंसम मांगा जाता था। बघा जब पोस्टिंग हुई तो फोन नहीं आता था। कोई व्यक्ति चिट्ठी लेके आता था, उसमें लिखा होता था इतने पैसे देने हैं, इतना अनाज देना है, इतना अंग्रेजी देना है, इतना देसी देना है, इतना मुर्गा देना है, लिस्ट रहता था। इतना चांद मार्का की लुंगी देना है, लुंगी का ब्रांड लिखा रहता था और नीचे लिखा रहता था जय मां दुर्गे, बिहार सरकार, और उसके नीचे गैंग का नाम। और सबसे नीचे एक टिप्पणी रहती थी, उसमें लिखा रहता था इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। और प्रति वर्ष लोग किडनैप होते थे। मेरी जब पोस्टिंग हुई, लोग मानते थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। पुलिस के अनेक अभियान चले, व्हाइट पैंथर, ब्लैक पैंथर, अनेक मुठभेड़ भी हुए, लेकिन बघा नहीं बदल रहा। और लोग क्या कहते थे, महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। अब याद कीजिए महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे। वो सोच बदलती है, चीजें बदल जाती हैं। उसी बघा में हम लोगों ने गन्ना कटवाना शुरू की। फिर 320 एकड़ गन्ना लगता था जो डकैत लगाते थे। वहाँ पुलिस के कैंप्स लगे, मजदूर बाहर से आए, उन्होंने गन्ना काटना शुरू किया। और वर्ष 2006-7 में 25 लाख रुपए सरकार की ट्रेजरी में जमा हुए। तब आर्थिक रीढ़ टूटी, लेकिन परिवर्तन इससे नहीं आया। परिवर्तन तब आया जब एक एक परिवार से हम लोग मिले और हमने कहा, रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। परिवर्तन की भूमि है चंपारण, उसी परिवर्तन को हम आज भी सार्थक कर सकते यदि आप अपने परिजन जो भटक गए हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। और जब शुद्ध मन की बात शुद्ध मन से निकलती है, निश्चित है व्यक्ति कैसा भी हो, डकैत भी हो, उसको तब भी प्रेरित कर देती है, यदि मन में स्वार्थ नहीं। मेरा क्या स्वार्थ था, हमेशा बघा में तो रहना नहीं था, लेकिन बघा को बदलते देखना चाहते थे। तो बघा भी बिहार का हिस्सा है। उसी प्रेरणा के साथ बिहार को प्रतीक सम्मान का बनाने के लिए मैं बिहार में आया था। और जब इस रूप में मिले लोगों से बात हुई, एक एक करके 26 बड़े गिरोहों का समर्पण हुआ। और जिस बघा में 150 प्रतिवर्ष किडनैपिंग होते थे, केवल 1.5 वर्षों में संख्या 0 पर आ गई। और आज भी संख्या 0 है। चीजें बदल गई। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आज टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं। उस समय फॉरेस्ट में गार्ड किडनैप हो जाया करते थे। उसी प्रकार रोहतास जब गया था, 2002 में डीएफओ शहीद हुए। अनेक पुलिसकर्मी प्रतिवर्ष शहीद होते थे। 2006 में डीएसपी शहीद हुए। उग्रवादियों का कब्जा था, तिरंगा भी कभी रोहतास किले पर लहराया नहीं। लोगों से जुड़ने लगे, गोलियां मुझ पर भी चली, 6 इंच से निकली, लेकिन समझ में आ गया कि यदि गोली चलती रही तो चीजें नहीं बदलेंगी, लोगों से जुड़ना होगा। और पहाड़ पर अधिकांश आदिवासी रहते थे। आदिवासी अपने पूर्वजों पर बहुत गर्व करते थे, कहते थे कि हमारे पूर्वजों ने इस किले का निर्माण किया, जिसके बारे में जब मुगल भी आए तो उनके लेखक फरिश्ता ने कहा कि दुर्ग अभेद है, इसको छल से नहीं, इसको बल से नहीं, केवल छल से जीता जा सकता है। और इसी भावना को लेकर हम लोगों ने कहा, जब पूर्वज ऐसे थे तो तुम में क्या करेंगे। बच्चों को बुलाकर हम उन्हें टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे। लोग हंसते थे, जिस क्षेत्र में ऐसा उग्रवाद हो वहां कौन टूरिज्म करने जाएगा। मैंने कहा तुम आज की सोचते हो, मैं तो आज से 20 साल बाद की सोच रहा हूं। यदि आज ये बच्चों की दृष्टि बदल गई, निश्चित रोहतास में बदलेंगे। जब उन्होंने बोर्ड लगाए लोग हंसते थे, लेकिन उसी रोहतास में जब लड़के प्रेरित हुए
हम लोगों ने साइकिलें बांटी, टॉर्च बांटे, कंबल बांटे, और लोगों को लगने लगा कि हाँ उग्रवादियों की वजह से अशांति है, तो उग्रवादियों पर लोगों ने ऐसा दबाव बनाया कि एक एक उग्रवादी को अपने शस्त्रों के साथ समर्पण करना पड़ गया और होता शांत हो गया। 2009 में पहली बार तिरंगा शान से लहराया और पहली बार लोकसभा चुनाव भी हुए। चीजें बदल सकती हैं यदि हम शुद्ध मन से जुड़े, यदि हमारे मन में स्वार्थ नहीं हो, और यदि मन का ध्येय बहुत विशाल हो। तो इसी ध्येय को लेकर बिहार की प्राचीन दृष्टि जब चली थी तो एक युवा चंद्रगुप्त और एक आचार्य चाणक्य ने मिलकर खंड खंड में बटे इस देश को एक सूत्र में बांध दिया था। उस अखंड भारत के साम्राज्य पर आज भी हम गर्व करते हैं। हमारे ही पूर्वज थे, उन्हीं के वंशज हम। आज भी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं यदि हम संकल्प लें कि हर बिहारवासी को शिक्षित करेंगे। इसीलिए जब महिलाएं आगे आती हैं, रघुवीर जी करना में इन्होंने गार्गी पाठशाला का प्रारंभ किया, अनुभूति जी खगड़िया में कर रही हैं। प्रयास क्या है? कोई बिहारी शिक्षा से वंचित ना रहे, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी संप्रदाय को, किसी भी स्थिति में हो। तो कोई व्यक्ति अगर पीछे छूटता है तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। यदि कोई व्यक्ति स्किल्ड नहीं हुआ, महिलाएं सबसे बड़ी 50% जनसंख्या है। यदि एक रथ के 2 चक्र साथ नहीं चलेंगे, एक गति में नहीं चलेंगे, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए इस अभियान में महिलाओं को हम लोगों ने प्रयास किया, बड़ी संख्या में जुड़े, और 1 लाख लोग जुड़े हैं। उसमें महिलाएं केवल 7,000 हैं। एक बड़ी चुनौती है कैसे बिहार की महिलाओं को हम लोग आगे हैं। इसी में रानी जी, शिल्पी जी, जो लोग जुड़ी हैं आज महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं, गार्गी कला कौशल केंद्रों के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। मुख्य समन्वयक नयन जी एक सूत्र में एक प्रकार के लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बोलता खगड़िया से चौरसिया जी से मेरी भेंट हुई। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ प्रेरणा विद्यमान है जो बिहार को आगे बढ़ते देखना चाहता है। बिहार के बाहर के जितने लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं, लगभग 10,000 ऐसे सफल उद्यमी जुड़े हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े लोग जुड़े हैं। उनसे हम एक ही अपील करते हैं कि अपने जिले के युवाओं को मार्गदर्शन दीजिए। तो खगड़िया में भी स्टार्टअप लगे हैं। अभी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से भी लोग आए हैं स्टार्टअप से। छोटे छोटे प्रयास करते होंगे, लेकिन छोटे छोटे प्रयास जब हम करेंगे, मिलकर करेंगे, तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम अच्छे लोगों को जोड़ें। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2028 तक हर पंचायत में लेट्स इंस्पायर बिहार का अध्याय स्थापित हो, और इसलिए आज जो ये बैठक रखी गई थी, संवाद होगा ऐसा मुझे अनुमान नहीं था। मैं तो आया था कि कुछ लोगों को हम लोग आज सर्टिफिकेट देंगे, शुभकामना पत्र देंगे, उनसे कहेंगे कि आप एक जन को आप जोड़ें, क्योंकि हर गांव, हर नगर के जन तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। और 2028 तक हम ये करना चाहते हैं कि हर पंचायत में, खगड़िया के सभी प्रखंडों में बड़ी संख्या में लोग, बड़ी संख्या में महिलाएं इस अभियान के साथ जुड़े। और यहाँ हम कुछ लेने नहीं, कुछ देने जुड़ रहे हैं। बिहार को अपना कुछ अंशदान देने जुड़ रहे हैं कि बिहार को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति की जरूरत होगी, हर व्यक्ति की भूमिका होगी, चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी लिंग का हो, किसी विचारधारा का। जब तक हम साथ नहीं जुड़ेंगे तो संकल्पित यज्ञ आसान नहीं है। 9 करोड़ युवा हैं जिनको अगले 2 दशकों में बिहार में रोजगार देना है। और जब तक उद्यमिता की एक बड़ी क्रांति नहीं आई, जब हमारे प्रेरणा स्रोत आज कौन होते हैं? गांव में हम जाते हैं तो कहते हैं हमारे इतने IAS निकले, इतने IPS निकले, इतने लोग दरोगा बने, इतने लोग बैंक में गए। जिस दिन बिहार निशिकांत सिन्हा जी जैसे सपूतों पर गर्व करने लगेगा और कहेंगे कि हमारे गांव से इतने उद्योगपति निकले, वहीं से बिहार बदलने की यात्रा प्रारंभ होगी। जिस दिन स्टार्टअप समिट अभी हम लोगों ने विद्यापति भवन में किया था, करीब 350 स्टार्टअप्स आए थे जो नए उद्योग लगाए। अभियान में हम लोगों ने संकल्प लिया कि हर जिले में 5 ऐसे स्टार्टअप 2028 तक लगे जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। जिस दिन स्टार्टअप्स की क्रांति आ जाए और गांधी मैदान भी ऐसे सम्मेलन के लिए छोटा पड़ जाए, वहीं बिहार बदलेगा। जब सृजन की ओर, उद्यमिता की ओर बिहार बढ़ेगा। प्राचीन काल से प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। दृष्टि को समझना आवश्यक है। तब ऐसे थे तो क्यों थे, हमारी दृष्टि क्या थी? जातियां तब भी थी, लेकिन जातिवाद का ऐसा संघर्ष नहीं था। वेदांत की भूमि रही है, बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन लोगों को साथ जोड़कर चलना होगा। इसीलिए इस अभियान के मूल मंत्र है शिक्षा, समता, उद्यमिता, और संदेश है चिंता नहीं चिंतन करें, संघर्ष नहीं सहयोग करें। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। तो सभी लोग सहमत हैं कि नहीं? तो बिहार बदलना है कि नहीं बदलना है? पक्का? लेकिन बिहार कैसे बदलेगा? जब सबसे पहले हम बदलेंगे। यदि हम नहीं बदले, हम सोचते रहे अपने जाति वाले चश्मे से, संप्रदाय के साथ सोचते रहे, बिहार बदलेगा क्या? यदि हम भेद करते रहे एक दूसरे से, तो बिहार बदलेगा क्या? कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बदलेगा? सहमत है कि नहीं है?
सहमत है तो एक संकल्प हम दिलाएंगे, लेंगे। पहला संकल्प होगा कि हम बदलेंगे स्वयं, दूसरा होगा एक बार स्वयं बदल गए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे। तो मैं बदलूंगा बिहार, बिहार हर व्यक्ति से बदलेगा। और महिलाएं बोलेंगे मैं बदलूंगी बिहार। क्या बोलेंगे? सहमत है? ऐतिहासिक भूमि रही है खगड़िया, तो संदेश ऐसा जाना चाहिए, इस स्वर में जाना चाहिए कि पूरा बिहार जाग जाए कि फर्किया फिर से पुनः जाग रहा है, मां कात्यायनी की भूमि ही पुनः जाग रही है। तो पहला संदेश होगा मैं बदलूंगा। तो मैं बोलूंगा माइक पे, आप बोलेंगे स्वर से। आइए खड़े हो जाए जोश में पूरा खगड़िया, मैं बदलूंगा। खगड़िया में आवाज बनना चाहिए कि फर्किया खगड़िया की प्राचीन भूमि आज नए बिहार को संकल्पित तैयार है, तत्पर है। जितनी ध्वनि हो मुक्ताकाश में स्वर को गुंजायमान कीजिए, तो खगड़िया के संदेश को खगड़िया में नहीं गूंजेगा, पूरे बिहार को देखिए, मोबाइल से देख रहे हैं, तो लगना चाहिए कि प्राचीन भूमि जाग रही है। मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा बिहार, मैं करूंगा अपने पूर्वजों की भूमिका पुनरुद्धार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय बिहार, जय हिंद, धन्यवाद। तो बहुत बहुत ताली बजनी चाहिए। और अब निशिकांत सिन्हा नवतपुर में निकलेंगे, तो निशिकांत सिन्हा के लिए एक बार एक युवा आइकॉन निशिकांत सिन्हा जी अब यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन सर 10 मिनट टाइम देंगे क्योंकि कुछ लोगों को पत्र बांटेंगे और सम्मान होगा। लेकिन आप निशिकांत सिन्हा को एक बार तालियों के साथ स्वागत करें। हाँ, अभी निशिकांत सिन्हा जाएंगे, सर भी उतरेंगे तो सब लोग का स्वागत चलेगा। अभी थोड़ा सा मंच खाली रखें, ठीक है? थैंक यू। पूरे लेट्स इंस्पायर बिहार खगड़िया अध्याय की टीम की तरफ से हम लोग निशिकांत जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज समय निकाला अपने व्यस्त समय से, और विशेष रूप से बड़ौदा गुजरात से आज हमारे फिर क्वेश्चन ने पूछवाइएगा। निश्चित रूप से सभी प्रेरित होंगे और आपका संदेश बिहार के युवाओं को निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। सर एक दो क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। सर्टिफिकेट आज जो इस अभियान का एक चरण बाकी था कि वैसे सभी कोऑर्डिनेटर जिन्हें इस अभियान में जोड़ा गया है उनकी सक्रिय सदस्यता के लिए उन्हें आज एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जिससे वो